लाइव हिंदुस्तान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना सचेत रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो संसार में दर्शकों बहुत से बहुमूल्य पदार्थ हैं, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सिर्फ निरोगी शरीर ही नहीं, आपका मेंटली, फिजिकली और सोशली साउंड रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बीता जो कुछ वक्त गुजरा है कोरोना काल का, खास करके जो 2.5-3 साल का वक्त जो गुजरा है हमारे, जो वो काफी नर्वसनेस, पैनिक में गुजरा है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय रही है। टोटल कंफ्यूजन, क्योस और पैनिक की स्थिति हमेशा ही बनी रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो दौर गुजरा है इसने हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत किया है और सचेत भी कर दिया है। इसी स्वास्थ्य जागृति को आगे बढ़ाते हुए, क्रम को जारी रखते हुए, आज लाइव हिंदुस्तान वार्ता में हम 3 एक्सपर्ट डॉक्टर से आपकी बातचीत कराएंगे। कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपर्ट व्यूज से, उनके एक्सपीरियंस का लाभ हम आप तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पीडी शर्मा जी। उनका परिचय करा दूं आपसे। डॉक्टर पीडी शर्मा जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ है, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही साथ ये मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर भी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं दर्शकों, ये सामाजिक कार्य में भी बहुत एक्टिव रहे हैं। प्रखंड में जाके फ्री चेकअप कैंप्स लगाना, साथ ही साथ सोल्जर्स के या फिर सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स की निःशुल्क चिकित्सा, गर्ल चाइल्ड पे विशेष काम करते हैं। उनको जो है उनका जो इलाज है वो 50% डिस्काउंट के साथ करते हैं। और इस तरह की कई चीजें हैं जो मैं शब्दों में शायद समेट नहीं सकूंगी, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि आज उनके एक्सपर्ट व्यूज और एडवाइस को हम आप तक पहुंचा सके और उनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे पीडी शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी शर्मा से। तो सबसे पहला जहन में सवाल यही आता है कि बच्चे के जन्म के साथ स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या सावधानियां जो है हमें लेनी चाहिए, पेरेंट्स को या फिर जो एक्सपर्ट्स है वो क्या सलाह देते हैं कि किस तरह से हम बच्चों की देखभाल करें। देखिए, आज जो एक कोरोना महामारी जो फैला हुआ है और ये तीसरी जो वेव है, लोग बताते, एक्सपर्ट बताते हैं कि ये बच्चों पे ज्यादा प्रभावित होगा। तो हमारे हिसाब से अगर प्रिकॉशन रखा जाए तो बच्चों को हम आसानी पूर्वक बचा सकते हैं। जैसे नवजात शिशुओं को कोरोना बीमारी से बचाने के कुछ तरीके हैं जो आप उसको फॉलो करके और बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे जिस कमरे में नवजात शिशु एवं उनकी मां रहते हैं वहां निरंतर अंतराल पे साफ सफाई की जाए और साथ जी। में नवजात के जो कपड़े और बिस्तरों को प्रतिदिन धोएं और धूप में सुखाया जाए। नियमित अंतराल पर गर्म पानी गर्म पानी में रुई या साफ सूती कपड़े को भिगोकर पूरे शरीर को साफ किया जाए। और जैसे अभी के समय में सर्दी, खांसी, जुकाम बीमारियां सबसे ज्यादा फैली हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को नवजात शिशुओं से बिल्कुल दूर रखा जाए। प्रसूता खुद मास्क पहनकर तथा हाथों को सैनिटाइज कर साबुन से हाथ धोकर दूध पिलाएं और बच्चों को छुएं। प्रसूता के अलावा उस घर में जिस रूम में बच्चा रहता हो उसमें कोई नहीं जाए। कोशिश करें कि जब जरूरत हो तभी जाएं और जब जाएं तो बार बार बच्चों को नहीं छुएं। और अगर छूते भी हैं तो जो सैनिटाइजर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको प्रयोग के बाद ही हम बच्चों को छुएं। और हमारा मानना है कि अगर ये नवजात शिशुओं को दूध अगर नहीं पीता है, सुस्त होता है, हाथ पैर नहीं हिलाता है, शरीर नीला या ठंडा पड़े, खांसी जुकाम होने पर तत्काल डॉक्टर के सलाह लें। जी, सही कहा आपने। कोरोना काल का जो वक्त हमारा है वो उसमें सावधानी तो बेहद जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक हैंड्स पे नहीं दे, क्योंकि अमूमन होता है कि बच्चे के जन्म के बाद सभी बच्चे को गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त, ये दौर ऐसा है कि थोड़ी सी सावधानी जो है बच्चे के सेहत के लिए बेहद जरूरी होती है। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर साहब कुछ चीजें होती हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर वैक्सीनेशन, ये जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसको भी लेके काफी कंफ्यूजन है कि पहला दूध पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। आप क्या सलाह देंगे।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे माएँ ये इसमें लापरवाही करते हैं। उनको जी। लगता है कि बच्चा हो गया तो दूध नहीं आएगा। भगवान का दिया हुआ है, ये नेचुरली होता है, इसमें कोई अपना कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जितना जल्दी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का फॉर्मूला दिया गया है, जितना जल्दी से जल्दी अगर आप माँ का दूध उनको पिलाते हैं, वो एंटी बॉडी जो शरीर में बनाता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो मेरा मानना है कि जितना जल्दी हो सके पहला दूध माँ का दूध। अगर किसी कारणवश अगर बच्चा दूध माँ को दूध नहीं आया तो फार्मूला फीड आता है, तो उसको भी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब तक माँ का दूध नहीं आता है तो आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारे गार्जियन क्या करते हैं कि गाय का दूध, बकरी का दूध देते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब दूध नहीं देना चाहिए। कोशिश तो यही होना चाहिए कि माँ का दूध के अलावा कोई दूध ना हो। अगर जरूरत पड़े तभी फार्मूला दूध हम लोग पिलाते हैं। और रही बात वैक्सीनेशन का, तो जन्म के साथ 24 घंटे के अंदर बीसीजी, हेपेटाइटिस, पोलियो का टीका लगता है। इसको बहुत सारे लोग कहते हैं बीसीजी है, ये तो बाद में लगता है। नहीं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया गया है, वो शेड्यूल पर ही सही समय पे आप एक अच्छे डॉक्टर के पास या गवर्नमेंट जो जहाँ जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे जाके समय पे बच्चों को वैक्सीनेशन दें। वैक्सीनेशन आपके बच्चों को रोगों से बचाता है, वो बीमारियों से लड़ता है, तो उनको कमजोर ना होने दें। सही समय पे वैक्सीनेशन लगाएं। वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट फीडिंग दोनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो दूध है माँ का, वो तो एक अपने आप एक नेचुरल वैक्सीन का काम करता है, जो बच्चे को थ्रू आउट लाइफ प्रोटेक्ट करके रखता है, सेहतमंद रखता है। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं या कुछ वक्त गुजर जाता है तो वो रोना शुरू करते हैं। भूख सबसे पहला दिमाग में आता है, लेकिन भूख के अलावा किन समस्याओं की वजह से बच्चे जो है बेतरह रोना शुरू करते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है, बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कैसे समझे कि उनको क्या समस्याएं हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली होती हैं? देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता ही है। तो जी। कोई कारण में जो रोना भी अनकॉमन होता है। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले बच्चा अगर भूखा रहेगा तो ही रोएगा। अगर वो भूखा नहीं है, आप दूध पिला रहे हैं और बच्चा फिर भी रो रहा है, तो देखना है कि कहीं वो टट्टी पेशाब तो नहीं किए हुए है, उसको पेम्पर को चेक करना है, बच्चा गीला तो नहीं किए हुए है, उसको चेक करना है। इसके बाद भी अगर वो रो रहा है, तो उनको ये देखना है कि कहीं उसको पेट तो टाइट नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं महसूस कर रहा है, या कानों में या कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल पेन तो उसको नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बच्चे में ऑब्जर्वेशन ही आपको उसकी भावनाओं को समझ पाएगा। आप अगर उसको सही से ऑब्जर्व करते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और सबसे कॉमन क्या होता है कि एट बर्थ बहुत सारी कारणों में बच्चों को बुखारे आ जाते हैं। तो ये भी देखना है कि कहीं उसको बुखार तो नहीं है, तो टेम्परेचर थर्मामीटर से नाप कर, और ये सब देने करने, अगर ये सब भी नॉर्मल है और उसके बाद भी अगर बच्चा रो रहा है, तो एक अच्छे से बच्चे को डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि कोई कंडीशन में क्या होता है, एट बर्थ बच्चों को कन्वर्जन भी आने का चांस रहता है। 2-4 दिन के बाद जॉन्डिस की संभावना बच्चों में होती है। तो अगर जॉन्डिस लेवल हाई होती है तो उसको कन्वर्जन आना स्वाभाविक ये होता है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बिना कोई देरी किए एक बच्चे के डॉक्टर से आप सब परामर्श ले सकते हैं। अगर बच्चा रोना कंटिन्यू रखता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेहतर यही है बच्चे की सुरक्षा के लिए कि आप एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जाए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं गया से, खुशबू सिन्हा जी, जो उनका सवाल है कि उनका बच्चा जो है जन्म के कुछ वक्त के बाद से ही उसे पेट में गैस की समस्या है, शायद जिसे कॉलिक पेन कहा जाता है, और बच्चा एक पर्टिकुलर समय पे बहुत रोता है। तो वो आपसे सलाह लेना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे और हमेशा ही परेशान करने वाली स्थिति बनी हुई है उनके साथ। देखिए, सबसे पहले तो कॉलिक पेन
कॉमन है, जी। 70-80% बच्चों में ये कॉमन पेन मतलब इस तरह की समस्या होते हैं। तो हमारा कहना है कि सबसे पहले जो नवजात बच्चे होते हैं उनको तो हम लोग दूध पिला देते हैं, लेकिन पिलाने के बाद उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि दूध पिलाने के तरीके मालूम होना चाहिए। कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसको हमेशा गोद में लेके सर ऊंचा करके ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, या चम्मच कटोरी जो इससे भी दूध पिलाते हैं तो उनको पिलाना चाहिए। जब वो बच्चा दूध पी ले तो उसके बाद जी। उसको कंधे पे रख के उसको 30-40 बार थपकी देना चाहिए, पीठ को थोड़ा थपथपा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो गैस फॉर्मेशन होते पेट में होने के वो बहुत कम जाता है। तो ये सब अगर प्रिकॉशन हम लोग रखते हैं तो कॉलिक पेन से हम लोग राहत पाते हैं। बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है कि माँ अब बाहर का दूध देते हैं तो कोई कोई बच्चे को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो जी। इस कंडीशन में भी उनको कॉलिक पेन होता है। तो अगर बार बार ये समस्या अगर उत्पन्न होते हैं तो किसी डॉक्टर से आप संपर्क लेकर उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है उसको कराएं। किसी कारणवश जीआई इन्फेक्शन, पेट इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारी कारण होता है। अगर आपको ज्यादा तक प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकती हैं किसी अच्छे डॉक्टर से। और बाकी ऐसे ये कॉलिक पेन कॉमन है, और कुछ अगर परहेज आप बरतते हैं तो इससे उन बच्चे को निजात पा सकते हैं। अभी जो डॉक्टर साहब समय गुजर रहा है कोविड का, कोल्ड एंड कफ जो है बहुत कॉमन सिम्टम है कोविड के भी, और साथ ही साथ ये जो सीजन है, वक्त जो गुजर रहा है, तो बच्चों को कोल्ड एंड कफ ऐसे भी हो जाता है। तो कैसे समझे कि बच्चा जो है वो कोविड की चपेट में है या फिर उसको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है? क्या प्रिकॉशंस, क्या प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, क्या करना चाहिए गार्जियंस को? देखिए, सबसे पहली बात कि कोविड और कफ, जी। कफ कोल्ड ये दोनों को समकक्ष हैं, मतलब जी। इसमें डिफरेंस करना मुश्किल है। तो हमारा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे को दस्त या बुखार आए और 1-2 दिन में अगर वो नहीं ठीक होता है तो तुरंत चिकित्सा सलाह ले सकते हैं। और बच्चों में सर दर्द, बुखार, सूखा कफ, भूख की कमी, कमजोरी, दस्त, गले एवं आंखों में दर्द, अगर ये किसी तरह का भी अगर आपको बच्चे में सिम्टम दिखे तो आप बिना कोई सोचे आप एक अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क लीजिए कि ये कहीं ना कहीं कोविड तो नहीं है। लेकिन अगर जी। सही समय पे अगर आप डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो आप ये जो कोविड का महामारी है ये बच्चों पे सब, ये थर्ड वेव बहुत ही घातक है, इससे आप समय रहते ही बचा सकते हैं। जी, तो सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चे को ऑब्ज़र्व किया जाए, तकलीफ़ लगे या समझ में नहीं आ रहा हो, तो बेहतर यही है कि किसी एक्सपर्ट से मिलके बच्चे को दिखा लिया जाए। ये सबसे बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये घातक है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए तो है ही, बच्चों के लिए भी ये जानलेवा हो सकता है अगर समय पे सावधानी नहीं बरती गई। एक और बहुत कॉमन समस्या है डॉक्टर साहब बच्चों में, वो होता है खाँसी और निमोनिया। कई बार हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और समझ में एग्जैक्टली नहीं आता है कि खांस रहा है बच्चा या उसको ये जो वो निमोनिया की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा खांसी और निमोनिया। खांसी एक जो अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, एक सूखा खांसी या एक गीला खांसी, जी। तो ये दोनों अलग अलग है। एक लोअर रेस्पिरेटरी का होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी का ये इन्फेक्शन होता है। तो ये खांसी ये कॉमन है, जी। मतलब किसी कारणवश उसको खांसी हो सकते हैं, मौसम के चेंजिंग के कारण, एलर्जी के कारण, सरद गर्म से भी होते हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमन है, बच्चा गीला बाथरूम किए हुए या उनके मदर ध्यान नहीं दिए तो वो उस पूरे जो उसमें टेम्परेचर जो होते हैं वो लॉस होता है। तो जब टेम्परेचर लॉस होता है तो उसको ये सर्दी खांसी होने की संभावना कॉमन है। और जी। जो निमोनिया होता है ये लंग्स का मतलब लंग्स का इन्फेक्शन है। और इस जी। देसी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं पसली चलना। जब छाती ज्यादा फेंकने लगता है तो हम लोग सब कहते हैं कि इसको निमोनिया हो गया है। तो अगर किसी भी कारणवश अगर इसको छाती तेज फेंकना, खांसी, सर्दी, हाई ग्रेड फीवर 101, 102, अगर इस तरह का समस्या अगर उस किसी भी गार्जियन को अगर दिखता है तो बिना कोई सोचे आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि एक नजरों में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये निमोनिया ही है। तो जी। इधर उधर का परामर्श न लें।
क्योंकि अमूमन देखते हैं कि छोटे छोटे डॉक्टर जो गली उली के ये रहते हैं उनसे इलाज कराते हैं, और जब वो सीरियस हो जाता है तो फिर डॉक्टर के पास जाता है। तो हमारा कहना है कि आप बड़े डॉक्टरों के पास जाने से बिल्कुल ना कतराएं। वो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आपके उनको अच्छा परामर्श दे सकते हैं, और बिना संकोच किए आप जब भी कोई दिक्कत हो, जब आप एक छोटा सा चप्पल भी लेने जाते हैं तो भाई बोलते हैं भैया हमें अच्छे चप्पल दो, हम 100 रुपए की चप्पल लेते हैं लेकिन अच्छे ढूंढते हैं। तो फिर स्वास्थ्य के जब ऐसी प्रॉब्लम होता है तो छोटे क्यों डॉक्टर आप ढूंढते हैं? आप एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को ढूंढिए, और अपने स्वास्थ्य आपका है, बच्चा आपका है, तो फिर आप कोताही क्यों करते हैं? तो मेरा यही मानना है कि आप इस तरह की अगर समस्या से आप जूझते हैं तो बिना संकोच के एक अच्छे से डॉक्टर से संपर्क लें। बिना देर किए बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से संपर्क किया जाए। पर कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि बच्चे को डॉक्टर तक हम ले जाएँ, उसके पहले का जो वक़्त होता है, जैसे रात-बिरात अगर ये समस्या होने लगे या कहीं दूर-दराज क्षेत्र में है, तो फर्स्ट होम रेमेडी के रूप में क्या-क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं बिफोर डॉक्टर तक पहुँचे हम? क्या देखिए, करना चाहिए? सबसे पहले तो हर एक गार्जियन को, जो उनके अटेंडर है, माता-पिता हैं, उनको चाहिए कि फर्स्ट एड बनाया जाए। सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी की दवाइयाँ घर में रखें, और एक कंसल्टेंट डॉक्टर की, जो आपके फैमिली डॉक्टर है, उनका नंबर रखें। और जब भी कुछ ऐसा समस्या होता है, तो उनसे संपर्क करें। अगर आपके पास दवाइयाँ, क्यों आप गाँव देहात, शहर में है तो समझ में आती है, लेकिन देहात में है तो वहाँ ना मेडिकल है, ना कुछ फैसिलिटी है। तो जी, आपका, मेरा ही मानना है कि हर एक माता-पिता अपने एक फर्स्ट एड बनाएँ बच्चों के लिए, और जब उनको उनके और जो कुछ दवाइयाँ हैं, पैरासिटामोल, कफ सिरप, एंटी डायरिया, ये कुछ-कुछ नॉलेज खुद रखें, कि अगर जी, बाई चांस डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पैरासिटामोल है, बुखार में देते हैं, ये एनमसिट्रॉन है, ये उल्टी में देते हैं। तो इतनी जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड पहले गांव देहातों में क्या होती थी कि बच्चों को सेकते थे लकड़ी कंडे जलाकर, और भिक्स, घी, ये सब छातियों पे लगाते हैं। तो ये सब तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इनको आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक माता पिता एक फर्स्ट एड रखें, जैसे बड़ों के लिए रखते हैं वैसे छोटे के लिए भी रखें। क्योंकि अगर कभी भी आप इस तकलीफ में रात बिरात होते हैं और डॉक्टर की परामर्श नहीं मिल पाती है, तो आप छोटी छोटी जानकारियां डॉक्टर के पास जब भी विजिट में जाएं तो लेते जाए दवा। सर ये दवाई किस चीज का है, तो वो बताएंगे ये तो उल्टी का है, तो आप उसको लिख लीजिए। कम जी। से कम छोटा डॉक्टर आपको बनना ही पड़ेगा, बच्चे की केयर करना इतनी आसान बात नहीं है। तो आपको छोटी छोटी जानकारियां होना चाहिए, और ये आप जब करेंगे तो आप सही समय पे बच्चा एक सही डॉक्टर के हाथों में जाएगा, और आपका बच्चा निश्चित रूप से बिल्कुल ही स्वस्थ होकर निकलेगा। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हमें कि हमें घर में बच्चों के सेहत के हिसाब से कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो केयर करनी चाहिए, जो कुछ मेडिसिन्स हैं जिन्हें अपने पास हमेशा रखना चाहिए, जिनके बारे में जानकारी रखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसे किस तरह की समस्या हो रही है। बच्चा बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन उसके हाव-भाव से आप समझ सकते हैं कि बच्चे को समस्या हो रही है। अब आपको डॉक्टर के पास मूव कर जाना है, या अब आपको घर के ही इलाज से उसका काम चल सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी एक्सपर्ट एडवाइस जो दी है हमें, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो इसका लाभ ज़रूर उठाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ हमारे पैनल पे डॉक्टर एम काकनवार भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर एम काकनवार सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन होम्योपैथ हैं। गया के बहुत ही जाना-पहचाना प्रतिष्ठित नाम, साथ ही ये डायरेक्टर हैं सरस्वती होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब के बारे में मैं बता दूँ कि 25 वर्षों से सेवाएँ तो दे ही रहे हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ इनका विशेष योगदान है होम्योपैथ में रिसर्च को लेकर। इसके विषय में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल सब हमारा आपसे यही रहेगा, होम्योपैथ चिकित्सा अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अलग कैसे है और किस तरह से ये वर्क करती है? होम्योपैथ एक बहुत ही लोकप्रिय मेडिकल साइंस है आज के समय में, लेकिन बहुत लोग ये जानते नहीं है कि एक्चुअली ये है क्या। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये साइंस साइंस है, ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी पे डिपेंड करता है। और इसका बेसिक कार्डियल प्रॉब्लम, तो ये प्रिंसिपल जो होता है वो सिमलिबस क्वेरेंटर होता है। शम्य शम्यता मतलब एक रोगी
तभी ठीक हो सकता है जब उसी लक्षणों के को प्रतिपादित करने वाला औषधि उसको दिया जाए। मतलब जैसे लोहा लोहे को काटता है, ये यहाँ पे प्रमाणित होता है। और ये इतना ही लोकप्रिय पैथ है और इतना ही सस्ता और सुलभ कि आज प्रत्येक घर में इसकी पहुंच हो चुकी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और जहां तक न पहुंच पाया है, ये पहुंचे, लोगों को इसका लाभ मिले। क्योंकि यह धरती पर एक वरदान है जिसका जो खोज हमारे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने अपने जीवन काल में किया। जर्मनी से ये प्रारंभ हुआ और भारत में ये सबसे ज्यादा पुष्पित पल्लवित हो रहा है। ऐसे आज पूरी दुनिया में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव चल रहा है और सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। होम्योपैथ के बारे में आम लोगों में एक धारणा है, मैं या कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन भी है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्लैरिफाई होना चाहूंगी कि लोग समझते हैं कि ये बहुत स्लो काम करता है। अगर आपको तत्काल रिजल्ट चाहिए तो आपको दूसरे पैथ्स की तरफ मूव करना चाहिए। आप क्या सजेशन देंगे लोगों को कि क्या वाकई में ये स्लो प्रोसेस करता है? नहीं नहीं, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित जो है उनकी ये सोच है। जी। वास्तविकता ये है कि हम किसी भी रोग को दो आधार पर करते हैं। एक तो रोग वो आता है जो एक्यूट फॉर्म में आता है और दूसरा क्रोनिक फॉर्म में आता है। तो एक्यूट फॉर्म की जो परेशानियां होती है वो तो समझिए कि 20 से 30 मिनट में ही कवर हो जाता है। जी। और भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डिजीज क्या है। लेकिन अब देखना यह कि किसी को सडन एंड वायलेंट हेडेक हुआ, हमने एक ड्रॉप दवाई उनको जुबान पर खिलाई, बस फटाफट वो ठीक होने लगते हैं। लेकिन वही अगर सिर का दर्द वर्षों से वो झेल रहे हैं, तरह तरह के इलाज करवा कर वो लास्टली मेरे पास आते हैं, जब तक उनका 5 साल 7 साल बीत जाता है तो बीमारी जो है तो परिपक्व हो जाती है। तो वैसे क्रोनिक कंडीशन में जो परिपक्वता के साथ है और इस दौरान उस व्यक्ति की इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है, तो जाहिर है कि उतनी इम्यूनिटी को मेंटेन करते करते ये दवाई उसको फिर अंततः ठीक ही कर देती है, न कि केवल पेन किलिंग करके काम चलाती है। तो अंततः ठीक कर जाती है। मतलब समय 5 से 30 मिनट भी लगता है और समय कुछ ज्यादा भी लगता है, वो बीमारी की प्रकृति और परिपक्वता पर भी निर्भर करती है। जी। तो मैं ये नहीं मानता है कि देर होता है। ठीक है जी। बहुत सरल शब्दों में डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है। अगर आपकी बीमारी थोड़ी सी है, तुरंत की है, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुरंत इसका इलाज हो जाएगा, जैसे किसी और पैथ में भी होता है वैसे होम्योपैथ में भी होगा। लेकिन अगर लंबे समय से आपको कोई परेशानी है तो वो झटपट कैसे ठीक हो सकती है? उसके लिए तो टाइम लगना ही है, चाहे वो कोई भी चिकित्सा पद्धति हो। होम्योपैथी उसी तरह से काम करती है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें क्लेम किया जाता है होम्योपैथ की तरफ से कि वो परमानेंटली क्योर कर देती हैं। कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ विशंभर पाठक जी जुड़े हैं मुजफ्फरपुर से। उनका सवाल है कि क्या जो रेगुलर समय से वो दवाई खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी की हो, जैसे शायद उनकी वो डायबिटीज की दवाई खाते हैं, तो क्या वो साथ में होम्योपैथिक चिकित्सा भी दे सकते हैं, यानी कि दोनों दवाइयां साथ चल सकती हैं? ऐसे साथ में प्रयोग करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है कि एक ही बीमारी के लिए दो पैथ की दवाइयों का प्रयोग करना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर किसी दवाई से कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी ब्लेम आएगा कि होम्योपैथ खा रहे हैं उसी से हो रही है। अगर होम्योपैथ ठीक भी कर रहा है तो उसकी बदनामी की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और दूसरा, अगर कुछ दूसरे पैथ में कुछ गड़बड़ी हो रही है और होम्योपैथ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसमें भी वो कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि कौन सी दवाई काम कर रही है, कौन सी दवाई नुकसान कर रही है। तो मेरा ये सलाह है कि आप एक पैथ पर ही डिपेंड करें और अगर कोई आपकी परेशानी है तो होम्योपैथ बिल्कुल सक्षम है, आपको 100% क्योर कर सकता है, बशर्ते कि आप पूरी तन्मयता के साथ उसमें डेडिकेशन के साथ लग जाइए। जरूरत इस बात की है कि समझें कि आपको विश्वास तो कहीं करना ही पड़ेगा और वक्त तो देना ही पड़ेगा।
लेकिन दोनों चिकित्सा पद्धति कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ ना चले, वो बेहतर होगा। अगला सवाल मैं आपसे, जैसा हम लोग बातचीत भी कर रहे थे डॉक्टर साहब की, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से मिटा देता है, क्योर कर देता है। खास करके सर्जिकल जहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं वहां बहुत काम करता है होम्योपैथ। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको होम्योपैथ के बारे में कहा जाता है कि वो परमानेंटली क्योर कर सकता है? रोल ऑफ होम्योपैथ इन जो है वो, इसके रोल समझिए तो क्रेडल टू ग्रेव तक की है। जी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हम लोग वहीं से उनकी दवाई उनके आने वाली पीढ़ी के लिए चालू करते हैं, और उनकी डिलीवरी जो है नॉर्मल होती है। फिर बच्चा ग्रो करने के लिए, टीथिंग के लिए, इजी पर्चुराइजेशन, टीथिंग सारे के लिए ट्रीटमेंट होती है। यहाँ अंत जब किसी व्यक्ति का होता है, जब अपने लाइफ साइकिल वो पूरा करके कब्र के तरफ वो बढ़ते हैं, तो वहां तक भी हमारे पैथ में ऐसी दवाइयां हैं जो कोरामीन की तरह काम करती है। जैसे हम एक दवा का नाम बता सकते हैं, कार्बोवेज एक ऐसी दवाई है जी जिसका अगर प्रयोग किया जाए अंतिम अवस्था में, जिसका सारा आशा अगर किसी पेशेंट का टूट गया है, तो वहां पर भी वो काम करता है कोरामीन के जैसा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव तक इसकी जो कार्रवाई और प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और बीमारी जड़ से हटाने की जहां तक बात है, तो सारी कुछ लिमिटेशन के साथ बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको हमेशा के लिए हटाई जा सकती, और कुछ सर्जिकल डिजीज होते हैं, कुछ नॉन सर्जिकल होते हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज से जुड़े होते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज वाली भी दवाइयाँ बहुत अच्छी कारगर होती है इसमें। जैसे किसी को गाउट हो गया, क्रिएटिव प्रोटीन सीआरपी के वजह से जॉइंट कंजेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें बिल्कुल जड़ से हटती है। रेनल स्टोन तो बिल्कुल ही एकदम मानी हुई चीज है, एकदम जी परफेक्ट रामबाण जिसको बोलते हैं। ऐसी चीजों को बिल्कुल जो सामने आ गई है उसको तो हटाता ही है, आगे भी प्रिवेंट करता है और ट्रीट कर देता है कि आपको जीवन में शायद ही कभी आए, अगर आप हमारे एडवाइस को मान लेते हैं, जीवन में अपना लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको जड़ से ये हटा सकती है और परेशानी से जीवन भर मुक्त रख सकती है। लेकिन एक साइंस का रूल है, कॉम्प्रिहेंसिव रूल है, एक समान परिस्थिति में हमेशा एक समान रिजल्ट देगा। जब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तब तब जल बनेगा। जी अगर हम चाहते हैं कि जल न बने तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से तो रोकना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से बाकी बीमारियों में भी है, जड़ से तो मिट जाएगी, लेकिन आगे बीमारी ना आए इसके लिए आपको प्रिकॉशन भी मेंटेन करना होगा कि जिस परिस्थिति में जो बीमारी डेवलप करती है, उस परिस्थिति में हम अपने आप को बचाव के साथ चलें। ऐसा ना हो कि हमको कुछ खाने से तकलीफ होती है, वही हम फिर खा ले ठीक होने के बाद भी, तो जाहिर है कि आपको परेशानी आ सकती है। पहले आपको उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना है, मजबूती होनी चाहिए, और फिर आप धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचिए कि हम खा लेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। खाते खाते एक लिमिट के बाद आपको फिर वही बीमारी आएगी, क्योंकि एक परिस्थिति में हमेशा एक रिजल्ट आने का चांस बना रहता है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे जुड़े हैं अपने सवाल के साथ। ये उमेश प्रसाद जी है सासाराम से। इनका सवाल है कि इनकी पत्नी को पिछले 7 वर्षों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। काफी परेशान रहती है, काफी चिकित्सा पद्धति में भी उन्होंने ट्राई किया, लेकिन समस्या कमोबेश बनी रहती है। ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथ में क्या इसका परमानेंट क्योर है? जी जी, इनका परमानेंट क्योर है, बिल्कुल क्योर है। वो अपने आसपास या जो भी सक्षम चिकित्सक होम्योपैथ के हों, आप उनसे संपर्क जरूर करें और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और हमेशा के लिए ये समस्या दूर हो जाएगी। जी, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी समस्या है, उसमें का भी होम्योपैथ में परमानेंट क्योर है? बिल्कुल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे जो वेराइटीज है स्पॉन्डिलाइटिस के और स्पाइन का जो प्रॉब्लम, वो बहुत ही 100% कारगर कर देगा। मतलब मैनेजमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। सिम्टम और थोड़ी प्रिकॉशन। अब ये तो जानते ही है कि ये सर्वाइकल वाला जो मामला है, लाइफस्टाइल और जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें हैं। पोस्चर फॉल्ट से ये डेवलप होता है। आज की पोस्चर फॉल्ट उनको तुरंत ही कम से कम गर्दन झुका करके करने वाला जो
अतिरिक्त कार्य है उसको बंद करना चाहिए। जैसे मोबाइल का मिसयूज बहुत हो रहा है। जी मोबाइल हमारा कितना डिग्री पर हमारे गर्दन झुका करके कोई यूज कर रहा है, उस पे हेड का वेट डिपेंड करता है। जी अगर मेरा नॉर्मल हेड का स्टैंड है तो हमारा इसका कम से कम 10 से 12 एलबी मतलब पाउंड इसका वजन होता है, मतलब जी 4-5 के 5-5.5 के। लेकिन हम अगर ऐसे झुकते हैं तो 15 एलबी हो जाता है, 15 डिग्री झुकते हैं तो हमारा 20 एलबी हो जाता है। इस तरीके से अगर हम ऐसे झुक करके करते हैं 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री का वजन 60 एलबी हो जाता है, मतलब 30 केजी का वजन हमारा सर हमारे स्पाइन को दबा रहा है। अब वो दबते दबते इतना दब जाता है कि हमारे स्पाइन का जो वर्टेब्रा है वो अपनी जगह पर कहीं पे कंप्रेस्ड हो जाता है, कहीं पे डिस्क बल्ब हो जाता है, कहीं पे गैप बढ़ जाती है, कहीं पे नैरो हो जाती है। और अंदर जो स्पाइनल कोड है, हम ये बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिक वायरिंग के वीट की तरह है। हमारे ब्रेन से जितने भी नर्व वहां से सारे डिप्लाई होते हैं हर हिस्से के लिए, वहां पे जो टच करेगा वहां पर परेशानी कर सकती है। तो जी सर्वाइकल में बेसिकली लेफ्ट और राइट हैंड से जुड़ा हुआ जो मामला होता है, वो कोड वहां पे नर्व को टच करने का संभावना 90% हो जाती है। तो उनको सबसे पहले ये मोबाइल का यूज बंद करना चाहिए, केवल कनेक्टिविटी तक चलना चाहिए। उसके बाद जितना भी काम है, घरेलू बर्तन है, कपड़ा धोने का है, या रोटी पकाने में, सब्जी पकाने में, सब में गर्दन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उनकी आदत में अपनी एक परिवर्तन आनी चाहिए कि हम गर्दन थोड़ा सीधा रखें और बिल्कुल वो ठीक ठाक हो जाएंगे। और जितना हमारा सीधा आगे की तरफ हमारा बढ़ता है रद्दी, तो उतना ही हम थोड़ा पीछे की तरफ नेक करने का एक्सरसाइज भी अपना ले, बैक स्ट्रिप एक्सरसाइज वगैरह। और प्रेशर अब बहुत सीवियर होने पर कुछ मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्शन देने की जरूरत हो सकती है। जी सर के नीचे तकिया जितना कम से कम हो, लेवल मिलाने तक ही होना चाहिए। ज्यादा ऊंचा 2 तकिया 3 तकिया लेकर के कोई हैबिट हो तो वो बंद कर देना चाहिए। जी। कहने बाकी का अर्थ हमारा यह है डॉक्टर साहब कि हमारी जो लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी अगर हम बिल्कुल प्रिकॉशंस बिल्कुल बरते तो ये समस्या काफी हद तक संभल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल 100% प्योर है बस। और जी लाइफस्टाइल से ये जुड़ी हुई कई बीमारियां आज हम देख रहे हैं, खासकर से जब जी हाँ ऑनलाइन का जी जमाना हो गया तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम के साथ साथ और भी कई चीजें हैं जो हमारी जी लाइफस्टाइल से डिपेंड करती है, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो। डॉक्टर साहब, थायराइड के बारे में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में कहा जाता है कि वो आपको एलोपैथिक जो दवाइयां चलती हैं उसको कंप्लीटली बंद करा सकती है। ये इसमें कितना तथ्य बिल्कुल है, बिल्कुल। जो मैं हमारे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगी। ये भ्रांति नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जी आपकी जरूरत है डेडिकेशन से ट्रीटमेंट में लगने की। जी भरोसा ही नहीं लोग कर पाते हैं। ऐसा अजूबा बात सामने आती है तो लोगों को लगता है कि होगा, नहीं होगा। तो जाने से मत कतराइए, कम से कम मिल करके बात को तो समझिए जी कि होम्योपैथ फिजिशियन कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। वरना आपका तो जिंदगी भर का एडवाइस मिल चुका है, लाइफ लॉन्ग आपको खाना है थायराइड की दवाई, क्योंकि उसको मेंटेनेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास इसकी दवाइयां हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ, भरोसे के साथ इसका कोर्स को कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका थायराइड खत्म हो सकता है। जी, तो थोड़ा भरोसा रख के, थोड़ा सब्र रख के आपको विश्वास के साथ बढ़ना होगा। डॉक्टर साहब, जी आप रिसर्च वर्क से भी काफी जुड़े हुए हैं। कोरोना का जी वक्त गुजरा है, कई तरह की बातें सामने आई। होम्योपैथ के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर के दिशा में भी जो है कोरोना के मामले में बहुत जी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से होम्योपैथ के माध्यम से कोरोना से बच सकते हैं, या फिर हो गया है तो क्योर कैसे बच सकते हैं। अभी पिछले 2 साल से पूरी दुनिया त्रस्त है जी कोविड-19 से। और हर पैथ में, हर मेडिकल साइंस अपने अपने क्षेत्र में एक खोज करने की होड़ रख रही है कि हमारा कैसा एक दवाई आ जाए जिसको हम यूज करें और हमारा ये झंझट खत्म हो जाए। इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए भी काफी काम हुआ हमारे के यहाँ भी, काफी इसके लिए कोशिश है और भाग दौड़ और मुशक्कत चल रही है। जी और ऑलरेडी हमारे के यहाँ दवाइयाँ पहले से मौजूद है। 200 साल से हमारे जो प्रोफाउंडर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ये खोज करके पहले ही से रख चुकी थी। क्योंकि हमारा जो पैथ है वो सिम्टम बेस्ड है। जी सिम्टम
बेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक फीवर लेकर के आते हैं तो फीवर में किसी को बॉडी एक है, किसी को नहीं भी है, किसी को फीवर के साथ हेडेक है और किसी को सिर्फ फीवर है। तो सारे लोगों की दवाइयां अलग अलग हो जाती, तो जैसा सिम्टम वैसी दवाई है। और सारे में एक जो इसको लीड करता है वो उसका मेंटल सिम्टम लीड करता है। जी तो ऐसी सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होने की वजह से दवाइयां बहुत सारी है जो कोविड के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल और प्रोटोकॉल और WHO का कोई सहयोग इसमें नहीं है कि होम्योपैथ जी अपना कुछ दिखाए, आगे जीवन को बचाने के लिए कुछ काम कर सके। बहुत ही हम लोगों ने आवाज उठाई तो थोड़ा सा हम लोगों को मिला कुछ करने को कि भाई आप इम्यूनिटी बूस्टर को मेंटेन करवाइए। आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, केरल हाई कोर्ट में इसके लिए अब मतलब उसका आदेश भी आया कि आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काम करिए। और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे टीम वहां गए तो वहां से भी हम लोगों को निराशा हाथ लगी और उन्होंने कह दिया कि हम केरल हाईकोर्ट का डिसीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो है सो वही रहेगा। तो नतीजा ये हुआ कि ऐसे कार्य में जो हमारे यहाँ हो सकता था, कुछ माइल्ड को तो कर सकते थे, मैनेजमेंट हम लोगों के पास शायद न हो कि हम ICU का यूज करें या वेंटिलेशन का यूज करें, लेकिन बाकी दवाइयों से बहुत सारी चीजें होती है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत वायरल हुआ था आपका एक दवाई जो एस्पिडोडर्मिया नाम से, जो जी कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम उसका बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो ऐसी चीजों को यूज करवाना चाहिए था, लेकिन सहमति और ऐसा कोई निर्णय गवर्नमेंट का नहीं आया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बल्कि लास्टली आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन आया जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आर्सेनिक एल्बम को रिकमेंड कर दिया गया कि 3 दिन रोजाना खाली पेट में 3 बार देना है, उसके बाद फिर अगले महीने में। तो खैर ऐसी चीजों को हमने जगह जगह कैंप लगवा करके, हमारा होम्योपैथ का मेडिकल एसोसिएशन भी मगध में रन करता है, मगध जी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन। तो उस बैनर के तले हमारा सारा टीम मिल करके पूरे शहर में जितना थाना था, थाना वाइज हम लोगों ने हर जगह टीम लगाकर इन दवाइयों को निःशुल्क वितरण भी किया। और ऐसा रिकॉर्ड दिखा कि कहीं कोई ऐसा बीमारी को मतलब झेले नहीं। जी तो इस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर में काफी अच्छा रोल किया। और आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को भी मौका दिया जाए और होम्योपैथ को भी परखा जाए। अब जी तो इसकी बात में और भी बातें आती है कि आपको एविडेंस बेस्ड सारी चीजों को लाइए तो करेंगे। तो एविडेंस तो तब होगा जब हमको काम मिलेगा, जी एक्सपीरियंस तो काम करने से होगा। जी लेकिन अभी भी ये बातचीत में चल रही है, कुछ जगह इसके लिए काम किया गया है, लेकिन व्यापक रूप से इसको कहीं कोई हामी नहीं दी गई है। राजस्थान में कुछ लोगों ने काम किया, भोपाल में काम किया, मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी प्रिंस चार्ल्स के लिए भी होम्योपैथ का इस्तेमाल किया गया, उसको उनको जो कोरोना से संक्रमण हुआ था। तो ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने डील किया है। जरूरी है, जरूरत है कि हमें भी पूरे पैथ को एक मौका दिया जाए कि इन चीजों में सहयोग करें, हम अपना योगदान दे करके मानव जीवन की रक्षा करें। और जी अभी भी इम्यूनिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जागरूकता के साथ साथ दवाइयों का वितरण हम अपने क्लिनिक में भी जो भी आते हैं सबको अभी भी उनको समझाते हैं और देते हैं निःशुल्क रूप में कि आप इसका सेवन करिए और अभी भी लापरवाही बिल्कुल मत करिए। जो प्रोटोकॉल है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश प्लस ये इम्यूनिटी बूस्टर का डोज भी जरूर ले। तो जी सारे किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सारे ठीक है डॉक्टर जी। साहब, आपसे बातचीत करके मुझे एक बार विश्वास जगा है होम्योपैथ चिकित्सा में। हम जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ आप एक बार, अगर कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो होम्योपैथ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़े सब्र के साथ और थोड़ा जो है विश्वास के साथ आप इस दिशा में पढ़िए। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके, आपके एक्सपर्ट एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
अब लाइव हिंदुस्तान वार्ता में हमारे पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट एम्स हैं, साथ ही साथ चेयरपर्सन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन मगध डिवीजन, साथ ही साथ नेशनल सेक्रेटरी क्लिनिकल कार्डियोडायलिसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। डॉक्टर साहब के बारे में एक विशेषता है, मैं आप दर्शकों को बता दूं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट में विश्वास रखते हैं। कोशिश करेंगे आज बातचीत करके कि हम इनके अनुभव और सटीक पकड़ का लाभ आप तक पहुंचा सके। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी जो है अमूमन ऐसी ही होती है कि लोग बहुत देर तक पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, समस्या जब बढ़ चुकी होती है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें सतर्क रहना चाहिए, या वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो जिनको ये समस्याएं हो सकती हैं, कौन लोग हों जो इस मामले में सतर्क रहें? तो मैम, ऐसा है कि कुछ लोग जो हाई रिस्क ग्रुप हम लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग को किडनी के लिए साल में 1 से 2 बार उनको चेक करना चाहिए। वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटीज के मरीज, मधुमेह जिसे हम बोलते हैं, उसके अलावा जो काफी ओबेज होते हैं, मोटापे वाले मरीज हो सकते हैं। उसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसे मरीज हो सकते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप इनको हम बोलते हैं। इन ग्रुप के मरीजों को प्रायः हमें साल में 1 से 2 बार किडनी के लिए चेक करवाते रहना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप यानी कि जो डायबिटिक है, बीपी वाले लोग हैं, या फिर जो जिनका वजन अधिक है, या फिर से भी जुड़े, धूम्रपान, या फिर कुछ लोग हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे NSAID है, दर्द की दवाइयां हैं, दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल अपने आप से लेके ओवर द काउंटर इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी किडनी की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन ग्रुप्स के लोगों को अमोल, डॉक्टर साहब, देखते हैं कि हम जब आसपास अपने देखेंगे, अगर 10 लोग बातचीत करते हैं किसी से, तो उसमें से या तो वो खुद या फिर उनके परिवार का कोई ना कोई डायबिटिक या बीपी की समस्या से ग्रसित होता ही है। तो कैसे समझे, कैसे पहचाने, क्या लक्षण हो कि हमें अब समझ जाना चाहिए कि भाई हमें किडनी की समस्या हो रही है? क्योंकि डायबिटीज और बीपी तो बहुत कॉमन है। वो सिम्टम्स क्या हो कि हाँ हम सतर्क हो जाए? अदम्या जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी जो इंसिडेंस आपको मैं बताऊंगा कि हर 100 में 25 आदमी ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, 100 में 25, और हर 100 में 7 आदमी डायबिटीज से ग्रसित है। और जो किडनी की बीमारियों की जो हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में 10 करोड़ लोग किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ये काफी बड़ा चंक है जिसको हमको देखना होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको हम कैसे पकड़े, कैसे इनको अर्ली स्टेज में पकड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेशाब के कुछ लक्षण। पेशाब के कुछ लक्षण से आप इस बीमारी को अर्ली में भी पकड़ सकते हैं। जैसे पेशाब अगर कम होने लगे, जैसे कि 24 घंटे में अगर हमारा पेशाब 500 ml से कम आने लगे, हमें सतर्क हो जाना है। या पेशाब अत्यधिक मात्रा में होने लगे, रात को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होने लगे, या फिर पेशाब में बार बार जलन होने लगे, या पेशाब में झाग बनने लगे, या पेशाब का रंग चेंज हो जाए, पेशाब का रंग चेंज हो जाए, लाल हो जाए, मटमैला हो जाए, इन कंडीशंस में हमें सतर्क हो जाना है। इसके अलावा, ये तो पेशाब की बात हुई, इसके अलावा अगर अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सुबह उठ रहे हैं और आपके चेहरे पर, आंखों के नीचे सूजन आ रहा हो, तो हमें किडनी की बीमारी के लिए जांच के लिए जाना चाहिए। या फिर हमें खून की कमी होने लगे, या अचानक हमें ब्लड प्रेशर हो जाए। यंग बच्चों में भी आजकल हम लोग ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, जैसे 20 साल, 19 साल, 25 साल के बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हो रहा है। इन उम्र में अगर ब्लड प्रेशर होता है तो किडनी की बीमारियों की जांच बहुत अनिवार्य है। तो इस तरह से हम किसी भी इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, ये बहुत ऐसे लक्षण है जिन्हें डॉक्टर्स के नहीं बल्कि आप खुद भी वॉच कर सकते हैं। अगर ये समस्याएं आपको दिख रही हैं, आप वॉच कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको बार बार रात में उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, या पेशाब का रंग चेंज हो रहा है, आंखों के नीचे सूजन है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको एक बार अलर्ट करते हैं कि ये समस्याएं हो सकता है कि शुरुआत हो रही हो। डायबिटीज, बीपी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स वाले लोग हो जाते हैं। डायबिटीज की बीमारी लोग बहुत वर्षों से खाते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 10 साल से 5 साल से दवाई खा रहा है डायबिटीज की, और तो उसे क्या अलग लगेगा कि जो सिम्टम आपने बताया उससे अलग भी कुछ कभी कभी होता है कि बॉडी सिग्नल नहीं देती है, तो कितने वक्त के अंतराल पे, कितना समय से दवाई खा रहे हैं, तो एक बार किडनी की चेकअप के लिए भी जाएं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
अगर आप डायबिटिक है तो डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें कि इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो अमूमन ये कम उम्र में होता है। ऐसे केसेस में अगर 10 साल डायबिटीज हो चुका है, हो रखा है, तो आपको जरूर अपना सालाना एक बार किडनी का जांच कराना चाहिए। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज जो कि ज्यादा प्रिवलेंट है, ज्यादा मात्रा में है, जो ओबेज लोगों में होता है, जो ज्यादा उम्र के लोगों में होता है, तो इस केस में अगर आप डायबिटीज आज डिटेक्ट हो रहे हैं तो आज ही आपको अपना किडनी का एक टेस्ट करा लेना है। पहली बार जिस दिन डायबिटीज आपका डिटेक्ट हो रहा है उसी दिन किडनी का टेस्ट करा लेना है, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता है कि आप डायबिटीज आप कितने दिनों से, क्योंकि डायबिटीज आपका आज पकड़ में आया लेकिन हो सकता है वो पीछे कई सालों से चल रहा हो। पकड़ में डायबिटीज भी बहुत लेट आता है। तो जिस दिन आपका डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है उसी दिन आपको अपना जो है सो किडनी का टेस्ट, एक सिंपल टेस्ट है यूरिन का, यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, वो टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। और अगर डायबिटीज है तो सालाना कम से कम 2 से 3 बार यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट आपको कराना चाहिए। सबसे पहले यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन आना शुरू होता है डायबिटीज के मरीज में, किडनी के बीमारी शुरू होने के पहले, किडनी की बीमारी शुरू होने। डॉक्टर साहब, कई बार जैसे कि आप ही बता रहे थे, लोग ओवर द काउंटर दवाइयाँ ले लेते हैं, वो पेन किलर्स हो या किसी और अन्य बीमारियों के लिए भी ले लेते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा भी हमारी समस्या, हमको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, अभी ठीक है, दवाई स्किप कर देते हैं, दवाई बंद कर दिए बिना डॉक्टर से सलाह के। क्या वो खतरनाक हो सकता है किडनी के मामले में? बिल्कुल 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 खतरनाक हो सकता है। कई लोग सूडो कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि अब तो मेरा बीपी कंट्रोल हो गया, बीपी की दवाइयां छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको ग्रेजुअली बीपी की दवाइयों को कम कर सकते हैं, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, और अगर डॉक्टर बोलते हैं तभी बीपी की दवाइयां बंद करनी चाहिए। और ओवर द काउंटर ड्रग तो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग में NSAID और हर्बल मेडिसिन भी बहुत सारे हैं जिनमें कि भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। उन दवाइयों के लंबे इस्तेमाल से आपको जो है सो किडनी की बीमारी हो सकती है। अमूमन हमारे क्षेत्र में देखा जाता है कि महिलाएं गठिया रोग, जो बोलते हैं ना कि दर्द है, एड़ी में दर्द है, घुटना में दर्द है, एक गोली खाते हैं डेली, ठीक रहता है, चलते रहते हैं, सालों जब वो खाते हैं उसके बाद ये जो बीमारी जो है सबको लग जाती है। तो इस तरह का जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है उसको रोकने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, संजय कुमार सासाराम से। उनका एक सवाल है, उन्हें काफी लंबे समय से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धति में उन्होंने ट्राई किया है, तो किसी ने इन्हें सलाह दी कि आप अपने क्रेटिनाइन और प्रोटीन टेस्ट कराइए किडनी को लेकर। ये क्रेटिनाइन शब्द मैं भी बहुत बार सुनती हूँ, ये क्रेटिनाइन टेस्ट और प्रोटीन टेस्ट क्या है, किस तरह की चीजें होती हैं और क्या इंपॉर्टेंट है किडनी टेस्ट के लिए? क्रेटिनाइन और यूरिया एक सरोगेट मार्कर है किडनी इंजुरी का। एक्चुअली क्रेटिनाइन और यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है शरीर का जो किडनी से उत्सर्जित होता है। अगर उसका उत्सर्जन कम होगा तो आपके शरीर में वो बढ़ेगा, तो उसके बढ़ने पर ये किडनी के बीमारी का इंडिकेशन होता है। पर सेरम क्रेटिनाइन तब बढ़ता है जब आपका 50% गुर्दा डैमेज हो जाता है। तो आपको सेरम क्रेटिनाइन अगर माइल्ड भी रेज्ड है, मान ले 1.5 और 1.6 भी है, तो आपको सतर्क होना है। बहुत लोग बोलते हैं अभी तो मेरा क्रेटिनाइन 1.5 है, 1.6 है, नॉर्मल रेंज में ही है, 1.4 नॉर्मल होता है, 1.5 नहीं। क्रेटिनाइन अगर माइल्ड भी इंक्रीज है तो आपको सतर्क होना है, क्योंकि ये होता है ऐसा है कि जब 50% गुर्दा जब डैमेज होता है तब जाके क्रेटिनाइन का बढ़ना शुरू होता है। तो ये जो है सो बहुत खतरनाक होता है कई बार लोग। ये दूसरा सबसे अच्छा जो टेस्ट बताया आपने यूरिन में एल्बुमिन के लिए, यूरिन में जो एल्बुमिन है सबसे अर्ली डिटेक्ट होता है, सबसे अर्ली आता है। आपका किडनी में डैमेज शुरू होगा तो यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन आना शुरू होगा, और अगर उस समय हम बीमारी पर अगर हम उसको काबू में करना चाहें तो बीमारी को रोका जा सकता है, हॉल्ट किया जा सकता है, पीछे किया जा सकता है। यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन। क्रेटिनाइन थोड़ी बड़ी बात हो गई। क्रेटिनाइन बढ़ने का मतलब है कि आपके किडनी में अच्छा खासा डैमेज हो रखा है, हो सकता है। तो मुझे लगता है हमारे जो दर्शक जुड़े थे उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। कई बार सब्सिडरी बीमारियां होती, जैसे बीपी डायबिटीज तो आपने बताया, कुछ और बीमारियां होती जैसे पथरी की बीमारी हो गई या प्रोस्टेट की बीमारी। इसको लेके भी लोगों की कंफ्यूजन है कि ये भी कई बार लीड करता है किडनी डिजीज की ओर। ये क्या भ्रम है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या नहीं? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ये कहीं पर भी ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये रुकावट वाली बीमारियां, इनको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, रुकावट वाली बीमारियां। रुकावट कई लोगों को बहुत लंबे दिनों से होता है, लोग बोलते नहीं है। जैसे महिलाएं हैं, उनका यूरेथ्रा बहुत नैरो हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, पेशाब बार बार जाना पड़ेगा उन्हें रात में, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि पेशाब तो होता ही है, कंप्लेन नहीं करेंगे।
मेल में भी होता है कि जो बूढ़े होते हैं 60 के ऊपर के, उनको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, उनको प्रोस्टेट की बीमारी होती है। जब वो लंबे दिन तक बीमारी होता है तो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन ब्लैडर से उठ के किडनी तक चला जाता है, तब किडनी में भी सूजन आ जाती है और तब किडनी जो है सो फेलियर में जाने लगता है। तो लंबी अवधि तक अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह की समस्या है कि हमको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब में जोर लगाना पड़ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना है। दूसरा, आपने कही पथरी के बारे में, तो पथरी से भी किडनी का फेलियर होता है। कई बार जो है सो आपको सिंगल किडनी होता है और उसी किडनी में पथरी हो गया, एक किडनी आपके पास है नहीं, तो दूसरी किडनी में पथरी, एकदम तुरंत जो है सो किडनी फेल हो सकता है। दूसरा होता है कई बार साइलेंट स्टोन भी होते हैं, जो स्टोन बहुत बड़े हो जाते हैं, वो आपको दर्द नहीं होता, दर्द होता है तब तो आप स्टोन के लिए तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तब तो आपका निवारण हो जाता है। लेकिन कई बार स्टोन होते हैं साइलेंट, जो स्टूवाइट स्टोन वाले होते हैं, वो इतने बड़े हो जाएंगे कि धीरे धीरे आपके पूरी किडनी के आकार के हो जाएंगे और उसमें किडनी फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। कई बार किडनी निकालने तक पड़ता है, किडनी को आपको नेफ्रेक्टोमी जिसे हम बोलते हैं वो जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों बीमारियां जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कारण और बहुत मतलब जिनको हम बोलते हैं कि रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल कारण है। इनको अगर हम अर्ली करें तो प्रिवेंट कर सकते हैं किडनी की बीमारी को। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, अगर 40+ लोग हो जाते हैं तो साइलेंट भी बहुत सारी बीमारियां चलती हैं। बीमारियां हमें मालूम होती हैं कि हाँ डायबिटीज है, बीपी है, लेकिन साइलेंटली हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो बेहतर यही होता होगा कि 40+ अगर आप हो जा रहे हैं तो एक बार ईयरली चेकअप फॉलो तो जरूर कराना चाहिए। कुछ समस्या हो तो निश्चित तौर पर डॉक्टर के पास। ये जो आपने बताया ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी वाली जो रुकावट वाली बीमारियां हैं, सिंपल अल्ट्रासाउंड के टेस्ट में पता चल जाता है। तो इस तरह का कोई सिम्टम हो, एक अल्ट्रासाउंड हो जाए जिसमें कि कोई रेडिएशन भी नहीं पड़ता है, बहुत आसान टेस्ट भी है, हर जगह अवेलेबल भी है, गवर्नमेंट अस्पताल में भी अवेलेबल है, बहुत आसानी से इस बीमारी को पता किया जा सकता है। एक धारणा और बनी हुई है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये गलत ही है, क्योंकि सचेत हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन किडनी की बीमारी के बारे में एक धारणा ये बनी कि ये पुरुषों की बीमारी है, स्त्रियों को नहीं होती या कम होती है। क्या ऐसा है कि फीमेल? नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी की बीमारियां स्त्री पुरुष करके नहीं देखता है ये पहली बात है। पुरुष, हाँ ये है कि स्त्रियों में कुछ अलग तरह की बीमारियां होती है जो पुरुषों में नहीं हो सकती है। जैसे प्रजनन के समय होने वाली कुछ बीमारियां हैं जिनमें किडनी फेल हो सकता है, जैसे कि उस समय प्रजनन के समय आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए और शरीर में पानी की कमी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो इस केस में किडनी फेल होता है। ये पुरुषों में नहीं होता, ये केवल स्त्रियों में होता है, चूंकि प्रजनन संबंधी है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो किडनी की बीमारी की पार्ट है, इसको हम लोग रोक सकते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर हम लोग ध्यान दें, अगर एंटीनेटल चेकअप ढंग से कराए तो इन बीमारियों को रोका जा सकता है। जो प्रजनन संबंधी किडनी की बीमारियां महिलाओं में आती है, इसको आराम से अगर अच्छे से एंटीनेटल चेकअप करें, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किया जाए तो बहुत हद तक इसको कर्टेल किया जा सकता है। बाकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वो महिलाओं में भी हो रहा है, महिलाओं में भी आज मात्रा कमी नहीं है। और ये दो जो बीमारियां हैं, ये दो बीमारियां तो 70% के आसपास किडनी की बीमारियों के लिए आपको किडनी की बीमारियों के ये है इसमें है। कई बार हमने डॉक्टर साहब ये भी सुना है कि बच्चों में भी किडनी से जुड़ी हुई जो है वो बीमारियां हो जाती है, छोटे बच्चे से। अभी हम बात करते हैं कि 40+ के हैं या जो महिलाएं बच्चों को जन्म दे सके उनमें समस्या होती है, लेकिन बच्चों में भी किडनी की समस्याएं देखी जा रही है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या सावधानियां या क्या सतर्कता हमें बरतनी चाहिए या कब सचेत हो जाने की आवश्यकता होती है? बच्चों में जो हम लोग जो पाते हैं महत्वपूर्ण बीमारी है वो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बच्चों में सूजन की बीमारी जिसे बोलते हैं, पहला आंख के नीचे सूजन आना शुरू होगा। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या बीमारी है कि आपके यूरिन में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में जाने लगता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अमूमन ये बीमारी बहुत आराम से ट्रीट किया जा सकता है अगर इसको यूरिन जांच से पकड़ा जाए, और बहुत आराम से प्रेडनिसोलोन करके एक दवा आती है जिसे चिकित्सक की निगरानी में चलाना होता है। ऐसे चलाना ठीक नहीं होता है इस दवा को, तो बहुत आराम से इसको रोका है। तो एक बीमारी तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में बहुत कॉमन है, जो सूजन आता है तो माँ बाप को सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी कुछ बीमारियां हैं जो पेशाब, बच्चों में अगर पेशाब की दिक्कत आ रही हो, हमेशा सतर्क रहने का है, क्योंकि पेशाब संबंधित कुछ बीमारियां हैं जो आपको अर्ली पकड़ना होता है, और उन बीमारियों को अगर अर्ली पकड़ा जाए तो उनका इलाज भी संभव है। डायलिसिस किडनी की बीमारी की अल्टीमेट जो कह सकते हैं कि अल्टीमेट वही होता है। डायलिसिस के नाम पे सभी लोग डरते हैं। डायलिसिस किन लोगों को जरूरत पड़ जाती है, और क्या ये सच है कि डायलिसिस जो है वो मतलब वेंटिलेटर पे जाने लायक स्थिति हो जाती है, उन्हीं लोगों को डायलिसिस सजेस्ट किया जाता है? क्योंकि डायलिसिस शब्द जो है वो डरा जाता है। नहीं, डायलिसिस डरने वाली सब नहीं है, डायलिसिस डरने वाली सब नहीं है, और ये डिफिनेटिव इलाज भी नहीं है किडनी का। इसको हम लोग ब्रीज थेरेपी बोलते हैं। मतलब ब्रीज थेरेपी कहने का मतलब कि जब तक किडनी रिकवर नहीं कर रहा है
तब तक आपको कुछ सपोर्टिव थेरेपी ये क्यूरेटिव थेरेपी नहीं है। आप बोलेंगे कि डायलिसिस कराने से किडनी ठीक हो जाती है, ये भ्रांति है। डायलिसिस कराने से किडनी ठीक नहीं होती है। दूसरी भ्रांति कि डायलिसिस एक बार हुआ है तो बार बार होगा, सब केसेस में ऐसा नहीं होता है। कुछ बीमारियां जैसे एक्यूट किडनी फेलियर होते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर वाले में 2 या 4 डायलिसिस के बाद आपकी किडनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और उसमें डायलिसिस में लेट करना जो है सो आपको घातक हो सकता है। तो कभी भी अगर एक्यूट किडनी फेलियर है और डॉक्टर डायलिसिस की सलाह दे रहा है तो हमेशा डायलिसिस के लिए जाना श्रेयस्कर होगा। हाँ, एक बीमारी जो सीकेडी, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिसमें बहुत दिनों के बाद इंड स्टेज रीनल डिजीज आता है, जिसको बोलते हैं आखिरी स्टेज किडनी की बीमारी, तो उसमें जब तक आप ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा रहे हैं तब तक ब्रिजिंग थेरेपी के तौर पे डायलिसिस को किया जाता है। और डायलिसिस कोई डराने वाली चीज नहीं है। हमने हमारे यहाँ हमारे संस्थान में हम लोगों ने देखा है, अभी पिछले 6 साल से हमारा संस्थान काम कर रहा है, करीब करीब 40-50 के आसपास लोग हैं जो पिछले 5 साल से डायलिसिस करा रहे हैं। अगर डायलिसिस सही ढंग से कराया जाए और उसके साथ जो दवाइयां हैं उसको ढंग से ली जाए तो डायलिसिस पे भी लाइफ जो है सो आप प्रोलॉन्ग होता है, लाइफ की जिंदगी अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। लेकिन डायलिसिस डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये डिफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो दर्शकों, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बताए थे कि डायलिसिस डरने की चीज बिल्कुल नहीं है। अगर डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं डायलिसिस के लिए तो तुरंत मूव कीजिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना आप आपके किडनी जो है वो डैमेज होती जाएगी। और ये सोचना कि डायलिसिस लास्ट स्टेप है, बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है, हेल्दी हो सकती है बिल्कुल, अगर आप सही सलाह और सही निर्देश के अंतर्गत चलेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार किडनी, जैसे कि आपने बताया कि एक किडनी वाले जो होते हैं उनको भी बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। उनको डायलिसिस के ऑप्शंस उनके पास क्या होते हैं, या उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, खान पान पे कैसा ध्यान देना चाहिए? अच्छा, पहले तो एक किडनी वाले मरीज को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि आपको जन्मजात एक किडनी ना हुआ हो, बना हो, या कई बार होता है कि आपको पथरी हो गया, जैसे बताया मैंने कि बड़ा पथरी हो गया तो एक किडनी ही निकालना पड़ गया। उन केसेस में दूसरी किडनी जो है सो काम करता है और प्रॉपर काम करता है। होता यह है कि दूसरी किडनी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो आपको चोट लगने से बचाना है, दूसरी किडनी को चोट लगने से बचाना है, दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी की भरपूर मात्रा लेना है, अपने को ब्लड प्रेशर से बचाना है, डायबिटीज से बचाना है, नमक का इस्तेमाल कम करना है, ज्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं करना है। ये चीज अगर करते हैं तो एक किडनी पर भी आप पूरे लाइफ आराम से जी सकते हैं। क्योंकि हमारे जो मरीज हैं, जो ट्रांसप्लांट वाले मरीज है, उसमें तो उनका घर वाला ही कोई एक किडनी देता है और वो एक किडनी पर, दूसरा मरीज एक किडनी पे ही अपना पूरा जिंदगी जीता है। तो एक किडनी से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर जो है आप ख्याल रखना होगा। एक किडनी के साथ भी जो है व्यक्ति जो है अच्छी लाइफ स्पैन जी सकता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। किडनी की बात करें, डायबिटीज की बात करें, बीपी की बात करें, तीनों एसोसिएटेड कहीं ना कहीं हो जाते हैं। इसमें 2 चीजें मुझे लगता है, अगर दिनचर्या की बात की जाए तो लाइफस्टाइल और खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉन्ग रन में। हमारा खान पान, खास करके जो डायबिटिक हैं या बीपी के लोग हैं, जिनकी किडनी की समस्या, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए? पहले तो हम लोग ब्लड प्रेशर का बात करेंगे। ब्लड प्रेशर में जैसे है कि हम लोग बोलते हैं डैश डाइट होता है। डाइट जो है सो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं डैश, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें है कि आपके खाने में जो है सो फल और हरी सब्जियों की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए, हमारे अधिक होनी चाहिए। खाने में सैचुरेटेड फैट्स कम होने चाहिए। आपके खाने में नट्स हुआ या मछली हुआ, ये ज्यादा होना चाहिए। रेड मीट नहीं होना चाहिए। खाने में होल ग्रेन्स ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज जरूरी है, 150 मिनट पर वीक। और अगर इस तरह का आप लाइफ स्टाइल, और साथ में योगाभ्यास जो होता है, ये सारी चीजें आपको डायबिटीज में भी फायदा करता है, ब्लड प्रेशर में भी फायदा करता है। तो ये चीज आपको करना है। और ये एक्चुअली सीकेडी जो किडनी की बीमारी भी जो है ना, एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो तो इन बीमारियों को भी कम किया जा सकता है। ये जो हमने लाइफस्टाइल आपको बताया, इससे किडनी की बीमारियों को भी रोकथाम हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमसे जुड़े हैं, निशांत जी हैं। इनका एक सवाल है, हम सवाल ले लेते हैं उनका। इनका सवाल है कि ये काफी लंबे समय से डायबिटिक रहे हैं और किडनी की जब समस्या के साथ कुछ इंडिकेशंस आने हो गए होंगे तो लोगों ने इन्हें सलाह दी कि आप प्रोटीन इंटेक कम कीजिए, खाने में प्रोटीन इंटेक जो है वो कम होना चाहिए। क्या ऐसा है या आप सलाह लेना चाहते हैं? देखिए, इंडियन डाइट में प्रोटीन तो हम लोग बहुत ज्यादा लेते नहीं हैं। आपको प्रोटीन इंटेक जरूर कम करना चाहिए, लेकिन आपको एक मात्रा में प्रोटीन लेना है, 0.8 mg पर किलोग्राम। मान लिया अगर वो 50 किलोग्राम के है
तो एटलीस्ट आपको 4 ग्राम प्रोटीन जो है सो आपको दिन भर में 40 ग्राम प्रोटीन आपको दिन भर में लेना ही है। प्रोटीन के बिना आपका मसल मास टूटने लगेगा तो और आपको दिक्कत बढ़ जाएगी, मसल मास टूटेगा और क्रेटिनिन बढ़ेगा। तो इसलिए है प्रोटीन एक सुनिश्चित मात्रा में, तो 0.8 mg पर किलोग्राम आपका जो बॉडी वेट है उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तरह तरह के लोग सलाह देते हैं, हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर बन के आपको सलाह देता रहता है, तो ऐसे में कंफ्यूज होने की वजह मुझे लगता है बेहतर यही होता है कि किसी अच्छे चिकित्सक से आप संपर्क करें, जानकारी लें और उनके गाइडेंस में जो है वो बढ़े, वो ज्यादा बेहतर है। पानी की इंटेक को भी लेकर बहुत सारी चीजें आती हैं डॉक्टर साहब कि किडनी की बीमारी है, अधिक से अधिक पानी पिए तो आपको कम होंगी, क्या इसमें ये कंसेप्शन पानी अगर नॉर्मल एक हेल्दी आदमी है, अगर हम आप जो हेल्दी आदमी है उनको 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक पानी आप पिए, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी की बीमारी जब आ जाती है आपको तो आपको देखना होता है किडनी की बीमारी में चूंकि पेशाब का मात्रा क्या है, कितना है, शरीर में सूजन कैसा है, फेफड़े में पानी तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ज्यादातर किडनी की बीमारियों में हमको पानी का मात्रा कम करना पड़ता है। पानी का मात्रा 1 लीटर 1.5 लीटर जैसा हम लोग देखते हैं, पर इसका कंडीशन है उस हिसाब से उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पानी की मात्रा बाद में तो कम करनी पड़ती है। हेल्दी आदमी के लिए तो 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन एक बार अगर किडनी की बीमारी हो गई और आपको शरीर में सूजन आने लगा, आपको सांस की बीमारियां होने लगी, आपके फेफड़े में पानी आने लगा, तो किडनी की पानी की मात्रा आपको कम करना पड़ेगा। तो ये सोचना कि पानी अधिक पिएंगे तो समस्या निदान होगा, ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको कि आपको पानी का इंटेक कैसे करना है, अगर आपको किडनी की समस्या है तो। एडिक्वेट हाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन में फर्क है। एडिक्वेट हाइड्रेशन करना है, ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का हर जगह कोरोना चर्चा होती है, क्या कोरोना का भी इफेक्ट अन्य ऑर्गन्स की तरह किडनी पे भी हो रहा है? कोरोना तो मल्टी ऑर्गन डिजीज है। शुरू तो हुआ था कि लंग की डिजीज है, लेकिन ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है, किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर रही है, स्नायु तंत्र से लेके, तो इसी तरह से किडनी भी इससे बचा हुआ नहीं है। किडनी में भी एक्यूट किडनी इंजुरी कोरोना के कारण हो रहे हैं। उसके अलावा कोरोना में किडनी में भी क्लॉटिंग की समस्या भी आ रही है। उसके अलावा कोरोना के संबंधित मरीज बहुत बार सेप्सिस में चले जाते हैं, बहुत बार शॉक में चले जाते हैं। तो इस तरह से किडनी की बीमारियां इन कारणों से भी आ रही है और इसके कारण बढ़ा है, एक्यूट किडनी इंजुरी के चांसेस बढ़े हैं। तो दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि आपको आपका अपना ध्यान किस तरह से रखना है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अनुभव के साथ हमें जो चीजें बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप उसका फायदा उठाएंगे। थोड़ी छोटी चीजें हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद दूंगी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी एडवाइस दी। नमस्कार। नमस्ते।